नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं विनोद शिकारपुरी। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि अगर कोई कपल कोर्ट मैरिज कर लेता है तो क्या उसके बाद उनके परिवार के लोग या उनके अभिभावक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और क्या इस एफआईआर पर गिरफ्तारी हो सकती है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिल्ली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका असर कोर्ट कचहरी के कामकाज पर भी दिख रहा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट के जो 3 जज हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए और चौथे जो जज हैं उनमें कुछ सिम्टम थे। इसकी वजह से उनका टेस्ट कराया गया, रिपोर्ट आनी बाकी है। 3 बेंचेस आज बैठ नहीं पाई हैं, यानी कुल मिलाकर जो वर्चुअल हियरिंग है वो भी ढंग से नहीं हो पा रही है, क्योंकि संक्रमण जो है वो आम लोगों में भी और जजेस में भी सब में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 50 के आसपास जो कोर्ट स्टाफ है वो संक्रमित पाया गया है। तो दिल्ली में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोर्ट के कामकाज से जुड़े हुए जो डायरेक्ट लोग हैं, चाहे वो वकील हों, जजेस हों, कोर्ट स्टाफ हों, वो भी अब चपेट में आ गए हैं कोरोना के बुरी तरह से। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए। कोर्ट से कुछ खबरें जो आज की रही वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस दौरान तबलीगी जमात के काफ़ी सारे जो लोग थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद से मरकज़ को बंद कर दिया गया था। तो अब चूंकि रोज़े शुरू हो रहे हैं 14 अप्रैल से, इसलिए इस मरकज़ को खोलने के लिए एक अर्जी लगाई गई है और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा है कल तक। कल हाई कोर्ट फिर इस मामले में सुनवाई करेगा कि रोज़ों के दौरान नमाज अदा करने के लिए क्या 1 महीने के लिए मरकज़ को खोला जा सकता है और किन शर्तों के साथ खोला जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये तमाम चीज़ों के साथ क्या खोला जा सकता है और कितने लोगों को मरकज़ जाने की इजाज़त नमाज अदा करने के लिए दी जा सकती है। कल इस पर हाई कोर्ट फिर दोबारा सुनवाई करेगा, उसके बाद ही साफ होगा। दूसरी जो खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल भवरी देवी के अपहरण और हत्या से जुड़े मामले में आज सीबीआई ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है और उसमें बताया है कि जो 17 गवाह हैं उनमें से 10 के बयान हो चुके हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी कि लगातार ये जो मामला चलता रहा उसमें गवाहों के बयान पूरे नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिया था कि वो एक ऐसी रिपोर्ट सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे जिसमें पूरा स्टेटस बताया गया हो कि अभी तक जो सुनवाई है वो किस स्टेज में है और कितने गवाहों के बयान इस मामले में हो चुके हैं। आज की जो रिपोर्ट सीबीआई ने दी है उससे जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले में हालांकि संतुष्ट दिखा है। तीसरी जो खबर है वो है दीप संधू से जुड़ी हुई। वही दीप संधू जिसने लाल किले पर 26 जनवरी को झंडा फहराया था और उसके बाद जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसका आरोपी है। आज उसकी जमानत अर्जी पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। हालांकि दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुन लिया और खास तौर से कोर्ट ने ये कहा कि अगर इस मामले में अभियोजन पक्ष कुछ और अपनी दलीलें देना चाहता है तो लिखित में 2 दिन के भीतर अपने रिटन सबमिशन जो है वो दाखिल की जा सकती हैं और 15 अप्रैल को कोर्ट अब ये फैसला सुनाएगा कि दीप संधू जो है उसको जमानत इस मामले में मिलेगी या नहीं। तो ये तो कोर्ट की खबरें रही। अब आते हैं कानूनी कहानी पर। तो कानूनी कहानी में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से अगर 2 कपल जो है वो शादी करते हैं तो क्या उनके परिजन अगर उनकी शादी से खुश नहीं है और कोर्ट मैरिज उन लोगों ने की हुई है तो ऐसी स्थिति में क्या लड़के की गिरफ्तारी हो सकती है और एफआईआर किन सूरतों में दर्ज करवाई जा सकती है, इन चीज़ों पर आपको बताऊंगी। तो पहली चीज़ तो अगर कपल जो है उसने अगर लीगल शादी की है, तमाम जो चीज़ें भारतीय संविधान में हैं और जो हमारी आईपीसी कहती है उसके मुताबिक तमाम चीज़ें अगर हुई हैं तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन कई बार कपल कई गलतियां ऐसी करते हैं जिसकी वजह से एफआईआर भी दर्ज हो जाती है और उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो किन चीज़ों से बचना चाहिए वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये कि जब भी कोई कपल शादी करने जा रहा है तो उसकी जो उम्र है वो लड़की की 18 साल कम से कम होनी चाहिए और लड़के की 21 साल, यानी कि दोनों का बालिग होना बहुत ज़रूरी है और सर्टिफिकेट्स में बालिग होना हो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सर्टिफिकेट में एक दिन भी कम है किसी लड़की की उम्र 18 साल से तो फिर लड़के के खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप नाबालिग से शादी कर रहे हैं तो ये कानूनन अपराध है। तो पहले तो यही इंश्योर कर लें कि उम्र जो है वो वही होनी चाहिए, 18 और 21 से कम नहीं होनी चाहिए।
दूसरी जो चीज़ है, जब भी आप घर से जा रहे हैं, जनरली कपल भागते हैं घर से और उस दौरान कुछ ना कुछ घर से पैसा उठा लेते हैं, ज़ेवर उठा लेते हैं। कई बार लड़कियों को देखा गया है कि घर के ज़ेवर, पैसे उठा के वो भाग जाती हैं और ऐसी सूरत में वो अपने बॉयफ्रेंड को ही वो तमाम चीज़ें दे देती हैं। तो इस आधार पर भी परिवार चोरी का मामला जो है वो दर्ज करा सकता है एफ़आईआर, और ऐसी स्थिति में फिर लड़के की गिरफ्तारी हो सकती है अगर वो बरामदगी उन चीज़ों की होती है तो। तो जब भी आप अपने घर से निकल रहे हैं शादी करने के लिए, तो ये एंश्योर कीजिए कि घर से आप इस तरह का कोई सामान नहीं उठाएँगे, बल्कि आप खुद सक्षम होने चाहिए कि आप जब शादी कर रहे हों, तो आपके पास अपना खुद का कुछ पैसा होना चाहिए, कुछ अपनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आपको अगर महीने 2 महीने बाहर कहीं जाकर रहना है और जब तक आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो जाती है, तो तब तक आप अपना खर्चा खुद उठा सकें। तो ज़ेवर ना चुराएँ, पैसे ना चुराएँ घर से, बल्कि क्या लें घर से? घर से लें अपने तमाम सर्टिफ़िकेट्स। वो सर्टिफ़िकेट्स जो कोर्ट मैरिज करने के दौरान आपके लिए ज़रूरी होंगे। उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन नंबर हो सकता है। इसके अलावा जो भी आपके आईडी प्रूफ़ हैं, वो लीजिए। उम्र से जुड़े हुए जो प्रमाण पत्र हैं, वो आप अपने पास रखिए। ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने अगर लीगल शादी की इन तमाम सर्टिफ़िकेट्स के साथ, तो फिर आपके खिलाफ एफआईआर अगर हो भी रही है, तो सीधे तौर पर आप कोर्ट से बरी हो जाएँगे। उसमें अगर मान लीजिए पुलिस भी मिली हुई है और लड़की 164 का बयान कोर्ट में देगी अगर आपके फ़ेवर में, तो फिर कोई परेशानी आगे नहीं होगी। तो ये सर्टिफ़िकेट्स आप ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप सर्टिफ़िकेट लेके नहीं जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप भाग गए घर से और फिर एक तरफ माँ-बाप आपके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पुलिस थाने में बैठे हुए होंगे और दूसरी तरफ आप वकील के पास जाएँगे किसी के पास, तो वो पैसा आपसे ज़्यादा ऐंठने के लिए कुछ सर्टिफ़िकेट्स नकली बनवाएगा और उसके आधार पर आपकी शादी करवाएगा। तो वो नकली सर्टिफ़िकेट बनवा के खुद आप शादी करेंगे, तो अपने आप में वो भी गैरकानूनी होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए सर्टिफ़िकेट्स को अपने साथ ज़रूर रखें। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब कपल शादी कर लेते हैं तो पुलिस उनको परेशान कर रही होती है। मान लीजिए कोई एक पक्ष बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और ऐसी स्थिति में मान लीजिए लड़की के जो माँ-बाप हैं, वो किसी न किसी तरह प्रेशर डलवा के एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास रास्ता होता है हाई कोर्ट जाने का। आप अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। कह सकते हैं कि आपको अपने अभिभावकों से कहीं न कहीं डर है और पुलिस उनके साथ मिली हुई है, या पुलिस जो है वो अपनी ढंग से ड्यूटी परफ़ॉर्म इस मामले में नहीं कर रही है, आपको लगातार तंग किया जा रहा है। दूसरा विकल्प ये भी है कि जो पुलिसकर्मी आपको तंग कर रहा है, वो एसएचओ लेवल का है या उससे भी नीचे के लेवल का है, तो आप उसके जो सीनियर्स हैं, उनके पास एक लिखित कंप्लेंट डाल सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी कंप्लेंट ऊपर गई है, तो निश्चित रूप से उस पुलिसकर्मी से फिर आगे पूछताछ होगी इन तमाम चीज़ों को लेकर। एक चीज़ और करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो उसका पूरा फ़ोटो खींचिए, कोर्ट मैरिज के जो पेपर आपको मिले हैं, और उन पेपर को आप किसी भी माध्यम से, चाहे तो व्हाट्सएप के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए अपने घरवालों तक पहुंचा दीजिए। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि अभिभावकों को पता होगा कि आपने शादी कर ली है, और दूसरा ये कि आपके पास रिकॉर्ड होगा पुलिस को और कोर्ट को ये बताने के लिए कि आपने इसकी सूचना अपने परिजनों को पहले ही दे दी थी और वो सिर्फ़ आपको परेशान करने के लिए ये एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज हो जाती है, कई चीज़ें गलत बता दी जाती हैं, या कहा जाता है कि लड़की 18 साल की है लेकिन फिर भी उसको बरगलाया गया, और ऐसे में आप लड़की को हमारे सामने पेश करिए और वो बोल देगी कि उसको जबरन भगाया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप डरिए नहीं, क्योंकि अगर जिस लड़की से आपने शादी की है, वो अगर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान देती है और उसमें कहती है कि उसने अपनी स्वेच्छा से आपसे शादी की है, उस पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं था, तो ये आपके हक में जाएगा, और एफआईआर अगर किसी तरह से पहले हो भी गई है, तो वो भी रद्द हो जाएगी कोर्ट की तरफ से। लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको कहीं न कहीं ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का कि कुछ गलतियाँ आपसे ना हों। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो घर से कुछ सामान वगैरह चुरा के आप ना ले जाएँ। दूसरा, अभिभावकों को अगर आपने कोर्ट मैरिज कर ली है तो उसकी सूचना समय पर दे दें। और तीसरा ये कि अभिभावकों को भी ये जो कानूनी पूरी प्रक्रिया है या पुलिस थाने में पुलिस वालों के बीच जो बातचीत है, उसके अलावा भी अभिभावकों से बैठ के आप बात कर सकते हैं अलग से शादी होने के बाद, और बता सकते हैं कि आप कोर्ट मैरिज ऑलरेडी कर चुके हैं, कानूनी रूप से शादी की मान्यता है, और कोर्ट मैरिज करने के बाद यकीन मानिए कि किसी भी तरह से, अगर आपने बालिग हैं दोनों और
कोई इस तरह की गलती नहीं है कि कम उम्र का है कोई, तो उस शादी को नहीं तोड़ा जा सकता बिना आपकी सहमति के। और आप के जो माता-पिता हैं, वो फिर आपके फैसले को मानने के लिए मजबूर होंगे ही, क्योंकि कानून में हमारे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी दो जो बालिग हैं, लड़का और लड़की, वो अपनी सहमति से किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। कई बार देखा गया है कि शादी मान लीजिए अलग रिलीजन में हो रही होती है या फिर अलग कास्ट में हो रही होती है, तो अभिभावक उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं और उसके बाद चीज़ें लगातार तना-तनी की शक्ल में दिख रही होती हैं। ऑनर किलिंग के कई मामले हरियाणा, बिहार, राजस्थान, यूपी में आप अक्सर सुनते होंगे। तो इन तमाम चीज़ों का अगर आपको डर है, तो कोर्ट में ज़रूर आप एक अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए पिटीशन लगाएँ, क्योंकि फिर कोर्ट आदेश कर देगा कि पुलिस जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे, और जब पुलिस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, तो निश्चित रूप से जो माता-पिता हैं, उनका जो दबाव है, वो भी आपके ऊपर कम हो जाएगा। तो ये थी आज की कानूनी कहानी। कल फिर किसी और नए सब्जेक्ट पे आपके साथ फिर कानूनी कहानी लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।